स्वागत है आप सभी का आशीष कोचिंग के एक नए वीडियो में। और हम व्याकरण के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। हम संज्ञा सर्वनाम भी पढ़ चुके हैं, क्रिया, क्रिया विशेषण, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। बीच बीच में मैं इस बात का जिक्र आपसे करते जाती हूँ। और जब शब्द आते हैं तो शब्दों को लिखने का तरीका भी हम सीखते हैं। शब्दों को लिखने का जब तरीका सीखते हैं तो ये भी सीखते हैं कहाँ पर हमें छोटी एक ही मात्रा लगानी है, कहाँ पर बड़ी एक ही मात्रा लगानी, कहाँ हमें अनुनासिक और अनुस्वार शब्दों का उपयोग करना है। मैं बीच बीच में आपको इसीलिए इन सब बातों को बताती जाती हूँ ताकि जब भी आप लिखने की कोशिश करते हैं, कुछ भी आप प्रयास कर रहे हैं, निबंध भी हम बीच में पढ़ चुके हैं कि निबंध लेखन का तरीका हमें किस तरह से करना चाहिए, और जैसे हम नुक्ते का प्रयोग करते हैं तो उस नुक्ते का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए, है ना, किस तरीके से करना चाहिए। तो हम ज़रूर समझें कि हमें कैसे लिखना। अब जब छुट्टियां शुरू हो जाती हैं बच्चों की तो ज़रूरी नहीं है कि उस बीच में हम कुछ पढ़ते नहीं, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। और जब पढ़ते रहते हैं तो साथ साथ हमारा लिखना भी चलता रहता है। ऐसा नहीं कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा तो हम बड़ी क्लास में निबंध नहीं पढ़ रहे। निबंध हमारा आता जाता है, चाहे वो थोड़ा हो, कम शब्दों का हो, ज़्यादा शब्दों का हो, या जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमें किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी करनी हो तब भी हमें उसे लिखना ही पड़ता है। और शब्दों का, मात्राओं का ध्यान हमें तब भी रखना पड़ता है। और सार्थकता तभी होती है जब हम प्रस्तावना से लेकर के उपसंहार तक बहुत सही सही लिखते हैं। तो चलिए, वो सारी बातें हैं और इसलिए वो सारी बातें कह रही हूँ कि आप बीच बीच में उन सब चीज़ों को भी देखते चलें जो हम आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं वाक्य के बारे में। वाक्य क्या होता है? सेंटेंस। हम सभी जानते हैं इस चीज़ को। तो ये क्या है? परिभाषा हम सबसे पहले जानते हैं क्योंकि व्याकरण के अंतर्गत है तो हमें परिभाषा, और उसके बाद उसके क्या अंग है, अंग मीन्स उसके प्रकार क्या है, ये सब भी हमें जानना पड़ता है। तो वाक्य की परिभाषा हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? शब्दों का व्यवस्थित रूप। मैंने पहले भी इस पर बात की है कि हम जब भी कुछ लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि हम एक शब्द वहाँ एक शब्द वहाँ लिखेंगे। कोई भी मैंने खाया, खाना, इस तरह से हम नहीं बोलते हैं। हम एक व्यवस्थित क्रम उसका बनाते हैं और हमारी जो आदान प्रदान की भाषा भी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो शब्दों का व्यवस्थित रूप वही चीज़ है कि ठीक है, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, हम शब्दों के द्वारा ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हमें जो भी कहना हो या तो हम बोल करके बताते हैं या तो हम लिख करके बताते हैं। हमने भाषा में भी बीच में पढ़ा था लिखित रूप, मौखिक रूप, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब वाक्य क्या हो गया हमारा? शब्दों का व्यवस्थित रूप। ठीक है, जिसमें मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक सामान्य वाक्य में क्रमशः, अब सामान्य वाक्य है आपका, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? ठीक है, कर्ता क्या होता है? करने वाला होता है। कर्म क्या होता है? कर्म जो किया जा रहा है। उसके बाद क्रिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सब के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा पहले बताया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं व्याकरण की आपस में मिलती जुलती हैं और हम थोड़े थोड़े करके इन सब चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं। और आप पॉइंट्स बना रहे हैं तो इस तरीके से पॉइंट्स बना करके भी इसको लिख सकते हैं। और उसी तरीके से मैंने ये परिभाषा भी तैयार की है कि सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं? शब्दों का व्यवस्थित रूप। ठीक है, मनुष्य अपने आदान प्रदान के लिए जो उपयोग करता है। ठीक है, उसके बाद उसे वाक्य कहते हैं। ये हो गया। फिर सामान्य वाक्य में क्या होता है? क्रमशः आपका कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। ठीक, और अब वाक्य के मुख्यतः क्या अंग होते हैं? तो उसमें क्या होता है? आपका उद्देश्य और विधेय होते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य और विधेय के अंतर्गत भी हम जानेंगे कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। ठीक है, वाक्य के दो भेद मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया वाक्य की परिभाषा, और इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि वाक्य के दो भेद क्या क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश ग्रामर में भी आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर क्या है? उद्देश्य। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में आप बता रहे हैं, वो आपका क्या होगा? उद्देश्य होगा। ठीक है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में हम अगर इसे बोल सकते हैं तो क्या बोलते हैं कि अगर आप किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? वही हमारा उद्देश्य हो गया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए उदाहरण भी दिया है कि पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है। बहुत सामान्य सी चीज़ें ये है, ये उदाहरण है जिसे आप जान सकते हैं। तो इस वाक्य में क्या है, इसमें मैं और भी आगे आपको बता रही हूँ कि इस वाक्य में पूनम और सचिन
ये दो हमने लोगों के नाम लिए हैं और इसके बारे में हम आपको बता रही है, विषय में बताया गया है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये दोनों जो नाम हमने लिए वो क्या होंगे, वो आपके उद्देश्य है। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत क्या ले रहे हैं हम, कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया आपका परिश्रम करने वाला। ठीक है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। ये क्या है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, मतलब हम कर्ता का विस्तार कर रहे हैं, हम उसे बढ़ा रहे हैं, तो फिर हमको वो इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस वाक्य में क्या है, कर्ता, कर्ता मीन्स क्या है, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति का विस्तार क्या है, परिश्रम करने वाला। आप इसे ध्यान से पढ़िए और आराम से समझिए कि क्या है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। तो इस वाक्य में क्या है, कर्ता क्या है, व्यक्ति है, व्यक्ति जो है वो करता है और इसका विस्तार जब हमने किया है तो क्या है, परिश्रम करने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या आ रहे हैं, उद्देश्य के भाग के में आ रहे हैं। ठीक है, तो उद्देश्य के कितने भाग होते हैं, उद्देश्य के 2 भाग होते हैं। ठीक है, कर्ता और कर्ता का विशेषण या कर्ता से संबंधित शब्द। ठीक है, उद्देश्य के भाग अब हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, उद्देश्य के 2 भाग होते हैं जिसमें कर्ता है और कर्ता का विशेषण या कर्ता से संबंधित शब्द होता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज़ को बता रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसकी परिभाषा बताएं अच्छे से। जब आप किसी भी चीज़ को आपको लिखने के लिए आता है, वाक्य के बारे में लिखने के लिए आता है, तो आपने जैसा मैंने बताया कि आप पॉइंट्स करके उसे लिख सकते हैं। आप एक चीज़ अगर एक लाइन लिखते हैं तो आप उसे थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए मैं एक शब्दों को लिखती हूँ और एक वाक्य जब बनाती हूँ तो मैं इस तरीके से लिखती हूँ कि आप उसे और भी अपने शब्दों में कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप उसे अपने शब्दों में और सरलता से बता सकें और आप उसे खुद भी अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो ये बहुत सामान्य शब्दों में आपकी परिभाषा और भेद हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब उद्देश्य के बाद क्या हो गया भाग, अब ये उद्देश्य के 2 भाग होते हैं। ठीक है, कर्ता और कर्ता का विशेषण या कर्ता से संबंधित शब्द। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विधेय। ठीक है, प्रेडिकेट आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, तो ये है हमारा विधेय मीन्स प्रेडिकेट। तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, ठीक है, उद्देश्य जो हमारा है, अब उसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, विधेय हो गया है। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था पहले आपको, पूनम किताब पढ़ती है, तो उसी उदाहरण को हम यहाँ पर फिर से लेते हैं। ठीक है, और इसी में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस वाक्य में क्या है, किताब पढ़ती है, ये हमने पढ़ा विधेय है, क्योंकि पूनम, जैसे हमने बात किया था उद्देश्य के विषय में, पूनम के विषय में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि वो किताब पढ़ती। इसके जगह पे आप अपना कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन बस आपको समझने की ज़रूरत है कि जो आप लिख रहे हैं वो उदाहरण सही है या नहीं है। सही और गलत की पहचान करनी ज़रूरी है और उसमें आपको ये समझना है कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि उद्देश्य क्या है, पूनम है, और उसके विषय में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या, दूसरे शब्दों में अब इसे क्या कह सकते हैं हम, वाक्य के कर्ता। कर्ता क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। वाक्य के कर्ता को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाए, अब हमने कर्ता को अलग कर दिया। ठीक है, जो कर रहा है उसे हमने अलग कर दिया है। ठीक है, अब जो शेष रह जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, वो विधेय कहलाता है। जो करता है, जो करने वाला है, उसे आपने अलग कर दिया, तो फिर जो बच जाता है वो क्या है, विधेय है आपका। ठीक है, उसे विधेय के रूप में समझेंगे। इसके अंतर्गत विधेय का विस्तार आता है। विस्तार हम करते हैं मतलब कि उसको बढ़ाना, आगे बढ़ाना। ठीक है, जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। ये क्या है, विस्तार करना किसी भी चीज़ को। जैसे हम परिभाषा भी देते हैं ना, तो मैंने कहा कि एक आपने सेंटेंस लिया है तो आप उसे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। कई बार आप प्रश्नों के उत्तर भी लिखते हैं तो आप उसे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, दूसरे तरीके से बढ़ाते हैं, दूसरे तरीके से कहते हैं। एक लाइन आपने लिखी, उसके बाद उसके अलावा उसके आगे ही आप और कुछ लिखते हैं उसी के बारे में। तो अब हम जब विस्तार कर रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं, उसे फैला रहे हैं, तो क्या, लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। हमने वाक्य का विस्तार किया। ठीक है, तो इस वाक्य में क्या है, विधेय। गई का विस्तार क्या किया है हमने, अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गए। इस तरीके से हमने विस्तार किया। तो आप उसे लेकर के आप कोई और वाक्य भी बना सकते हैं और वाक्य का विस्तार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब हम पढ़ते हैं उसके बाद विधेय के भाग। आपने इसे अच्छे से समझा होगा कि वाक्य जो हमने लिया, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, हम
किस तरीके से वाक्य का विस्तार कर सकते हैं, किस तरीके से कर्ता को हमने अलग कर दिया, फिर विधेय बना लिया, उद्देश्य क्या है, वो कैसे हम वाक्यों में से अलग अलग करके बता सकते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। ठीक है, अब विधेय के भाग आपके क्या हैं, विधेय के आपके 6 भाग होते हैं। ठीक है, क्रिया मैंने बताया था, पहले भी आपको बताया था, क्रिया के बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, कुछ भी हम करते हैं वो क्या होता है, हमारा काम है, करने का जो भी ढंग है वो क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जो भी हम कर रहे हैं, चाहे हमारा पढ़ना है, लिखना है, जो भी है वो क्रिया है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका क्रिया के विशेषण। ठीक है, क्रिया की विशेषता जो बताते हैं शब्द, वो हमारे क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कर्म जो किया जा रहा है। ठीक है, फिर कर्म के विशेषण या कर्म से संबंधित शब्द जो भी होते हैं वो। ठीक, उसके बाद पूरक और पूरक के विशेषण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ये विधेय के भाग हैं। और विधेय के अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और वाक्य के अंतर्गत अगर आप उद्देश्य और विधेय को नहीं बताते हैं, उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, उसके उदाहरण आप अच्छे से नहीं देते हैं, तो फिर आपकी जो परिभाषा लिख रहे हैं आप, या आप उसको उदाहरण दे रहे हैं, या आप उसके प्रकार के विषय में बता रहे हैं, वो चीज़ें आपकी अधूरी रह जाएंगी। तो आपको वाक्य की परिभाषा भी देनी है, उद्देश्य भी बताना है, कर्ता ही बताना है, कर्म भी बताना है। और इस तरीके से अगर वाक्य का आप विस्तार भी करना चाहते हैं, तो वाक्य का विस्तार भी आपको किस तरीके से करना है वो मैंने अपने इस वीडियो में बताया है। तो मुझे लगता है कि आज का ये जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। तो आप लाइक करते रहिए, कमेंट्स भी करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। आज यहीं तक, धन्यवाद।